नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी में कल की भारी गिरावट के बाद आज थोड़ा सुधार देखने को मिला है। कॉमेक्स की अगर बात करें तो $1800 का स्तर हमने टूटते हुए देखा है और अब भी भाव उसके नीचे ही कारोबार आपकी स्क्रीन पर कर रहे हैं। डॉलर के ऊपरी स्तर से फिसलने से सोने चांदी को हल्का सहारा है, लेकिन सेंटिमेंट अभी भी कमजोर है। ऐसे में सोने चांदी को लेकर क्या आउटलुक है, कैसे आप इस पर कारोबार करें, इसी पर करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमिरेट्स एमबीडी के धर्मेश भाटिया, एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती और रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी नमस्कार। अच्छी खासी मुनाफा वसूली देर रात कल यहाँ पर देखने को मिली है और अगर हम जून के महीने की ही बात करें तो 1900 का हाई बनाने के बाद 1800 टूटता हुआ नजर आया और कल हमने 1760 के लोज भी यहाँ पर बनते हुए देखे। इतनी बड़ी मुनाफा वसूली आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक्सपेक्ट था कि जैसे एफओएमसी की मिनट्स मीटिंग उनकी हुई और इंटरेस्ट रेट के बारे में उन्होंने कहा कि 2023 में करेंगे एंड तक, तो वहाँ कहीं पे भी आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन जो इतना हाइक हो रहा है उसके बारे में बराबर स्टेटमेंट नहीं आया था, उनका क्लियर नहीं था स्टेटमेंट। तो अभी भी देखिए, वो नो डाउट जब मार्केट टूटता है तो स्टॉप ट्रिगर करने के लिए वो भी होता है और एक्सपेक्टिंग से करेक्शन आना चाहिए, उतना वो करेक्शन आ गया है मेरे हिसाब से। ये अभी जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा बेस्ट बाइंग लेवल है और धीरे धीरे वापस अब 1940 1970 की एक जो हम लोग देख रहे थे अब खुल गया है, क्योंकि जब भी ऊपर जाना हो तो उसको नीचे आना पड़ता है। अभी भी आपको भी अगर छलांग दूर की मारनी हो तो पीछे आना पड़ता है, तो वैसे ही है। आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स 92 के आसपास हो गया है, तो उसका भी इफेक्ट गोल्ड के ऊपर आया है। फिर अपना इन्फ्लेशन फेयर अभी भी काफी ज्यादा है, मोर देन 5% है, तो उसका इफेक्ट गोल्ड पे धीरे धीरे आएगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल लॉन्ग टर्म अच्छा है। शॉर्ट टर्म करेक्शन एक्सपेक्टेड था। अगर 1756 ब्रेक हो जाता है 1756 तो एक बार मार्केट $1700 आ सकता है, बट उसी के आसपास रहेगा। और इसमें स्पॉट गोल्ड के अंदर अगर आप देखो तो 47,000 के आसपास रहेगा और अब अभी वापस बाइंग चालू हो जाएगी जो प्राइस नीचे आने की वजह से, तो फिर कोठारी जी जो उसको सपोर्ट कर लेगा। जी हाँ, जो गिरावट हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आते हुए देखी और जिस तरह का डेप्रिसिएशन यहाँ पर रुपए में है, क्लियरली एक कुशन जरूर यहाँ पर भारतीय बाजारों में बनता हुआ नजर आया है। लेकिन जिस तरह के आप लेवल्स यहाँ पर दे रहे हैं, आपको लगता है फिर एक रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा इस साल के अंत तक? क्योंकि पिछले 2-3 महीने में लगातार एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं कि यहाँ एक रिबाउंड आएगा, निवेश के अच्छे मौके हैं, $2000 तक हम फिर से ये साल खत्म होता हुआ देखेंगे। क्या हम अभी भी उस ट्रैक पर हैं? नहीं, आपकी बात एकदम सही है कि वो लेवल पे आएगा। देखिए, अभी चाइना में जैसे लास्ट वीक आपने देखा होगा $40 डिस्काउंट में आपका $40 डिस्काउंट में माल बिक रहा था, फिर धीरे धीरे $10 आ गया। फिर उन्होंने जो रिजर्व, जो उनके पास जो बेस्ट मेटल रिजर्व होता है, उनको भी उन्होंने कोटे को कम किया, तो उस हिसाब से क्या थोड़ा मार्केट में सेंटीमेंट इफेक्ट आ जाता है। और जैसे प्राइस नीचे जाता है तो सेंट्रल बैंक की बाइंग भी चालू हो जाती है, फिजिकल बाइंग भी होती है, फिर वो प्राइस को सपोर्ट कर देता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में $2200 भी इजीली क्रॉस करेगा, बट शॉर्ट टर्म थोड़ा प्रेशर है। कल 5% नीचे हो गया, पैलेडियम 11% नीचे था, प्लेटिनियम 8% था, सिल्वर 8-9% थी। तो इस तरह का एक करेक्शन जो हो गया, स्टॉप ट्रिगर हो जाते हैं और फिर वापस बाजार धीरे धीरे अब मूव करेगा, फास्ट नहीं करेगा बट स्लोली मूव करेगा। ओके, ऑल्सो कोठारी जी, जैसे आपने कहा कि फिजिकल बाइंग, ग्लोबल सेंट्रल बाइंग इन स्तरों पर काफी आनी चाहिए और जी हाँ, काफी रिपोर्ट्स भी थी देर रात कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं लंबे समय के लिए सोने में तो ये बहुत सुंदर मौका फिलहाल यहाँ पर है। भारतीय बाजारों में किस तरह का डिस्काउंट या प्रीमियम, और क्योंकि अब हॉल मार्किंग भी लागू हो गया है, हमने रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए देखी हैं, किस तरह की खरीदारी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन करंट स्तरों पर? देखिए, अभी जो प्राइस सडनली फॉल होने के बाद में नो डाउट है अभी धीरे धीरे लोग इन्वेंट्री बढ़ाते रहेंगे। सो अब हॉल मार्किंग का एक इश्यू काफी दिनों से चल रहा था, वो भी एकदम क्लियर हो गया है। मैंडेटरी हॉल मार्किंग हो गई है। जो भी 20 कैरेट के जो ज्वेलरी है, 23 कैरेट की, उसके ऊपर वेट कर रहे हैं कि अगर वो भी ऐड हो जाता है तो उस ज्वेलरी भी हॉल मार्किंग हो जाएगी। तो हॉल मार्किंग के इश्यू अब ऑलमोस्ट थोड़े बहुत रहे हैं, वो हम लोग अभी उससे निगोशिएट करेंगे, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि तो छोटे मोटे जो इश्यू है उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। बट हॉल मार्किंग 100% हर एक ज्वेलर्स, हर एक एसोसिएशन ने उसको वेलकम किया है और एक्सेप्ट किया है। तो हॉल मार्किंग के इश्यू की वजह के होने से अब ट्रेड में एक नया आएगा, नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया में प्योरिटी का इश्यू, कैश सेल का इश्यू के हिसाब से लोग डरते थे, अब उनका भी फ्लो आना चालू हो जाएगा। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री की ग्रोथ हॉल मार्किंग कंपल्सरी होने के बाद में काफी भारी मात्रा में
अच्छी होगी। अब तक हम डोमेस्टिक मार्केट को देख रहे थे, अब हम इंटरनेशनल मार्केट को भी देखेंगे क्योंकि अब प्योरिटी का इश्यू खत्म हो गया है। पॉइंट टेकन। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने भारतीय बुलियन मार्केट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हुए देखा है, और जैसे एक्सपर्ट्स हमें बता भी रहे हैं कि ये एक फाइनल परहैप्स ट्रिगर था जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर ट्रिगर होता हुआ देखेंगे। धर्मेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, 5% की गिरावट इस हफ्ते में, चांदी करीबन 8% गिर चुकी है, इन स्तरों पर अब आप क्या राय देंगे? देखिए, अगर गिरावट की जो बात करें, वो गिरावट कम्प्लीटली हेल्दी करेक्शन है, एंटीसिपेट था, क्योंकि मार्केट काफी स्थिरता में $1900 पे स्थिर हो चुका था और एक न्यूज की वेट कर रहा था। और जैसे न्यूज है कि 2023 में, ये न्यूज भी हॉकिश है, इन्होंने कहा है कि 2023 और उसके पहले भी शायद बढ़ा सकते हैं। तो मार्केट उस न्यूज में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखा दी और मार्केट में एक सेल ऑफ आ चुका है। बट ये सेल ऑफ एक अच्छी एंटीसिपेशन है कि यहाँ पे फिर से एक बाइंग आ सकती है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में ऐसा इतनी बड़ी सेल ऑफ आई नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन कॉल आके मार्केट में रिवर्स हो जाएगा प्राइस, और प्राइस आप देखिए तो फिर से स्टेबल हो जाएगा। 1750 काफी स्टील लेवल है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 47,000 का लेवल है जो मार्केट टिका हुआ है। इस कारणवश डॉलर काफी स्ट्रांग हो चुका है और रुपए में वीकनेस के कारण डोमेस्टिक मार्केट में आपको अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर से 47,400 47,500 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मैं वेट करूंगा कि 1800 का लेवल ब्रेक करने का, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर से आपको $100-150 की रैली देखने मिल सकती है। फंडामेंटल अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है और प्लस डॉलर की वजह से मार्केट में थोड़ी सेल ऑफ आई है। बट ओवरऑल अभी भी सेंट्रल बैंक काफी बाइंग चालू है इसमें। छोटे निवेशक अभी बाइंग अब तक किए नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मार्केट अब तक माल उतरा नहीं है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, आप एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट में जो रिटेल कंजम्पशन है वो काफी पिकअप हो सकता है और डिमांड वापस से बढ़ सकती है। तो सप्लाई एज सच अभी भी स्लो डाउन है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी लेवल है, यहाँ पे फिर से आप निवेश करके चल सकते हैं। वंदना, आप कैसे देखती हैं इस बाजार को, और आपकी भी यही राय है कि इन डिप्स पे जो या ये अच्छी खासी जो करेक्शन हमने आते हुए देखी है, जिसे हेल्दी कहा जा रहा है, क्या यहाँ पर आपकी भी बाइंग रिकमेंडेशन है? जी मनीषा, एक्चुअली इसे काफ़ी टाइमली करेक्शन माना जाना चाहिए, क्योंकि जुलाई से अब यहाँ पे फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे और यहाँ से जब शुरुआत होगी तो फिर नवंबर दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहता है, तो वहाँ से वेडिंग डिमांड भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इन्वेस्टमेंट जो आउटफ्लोज आए हैं, डिमांड का जो आउटफ्लोज आया है उसको कॉम्पनसेट करेगा यहाँ पे फिजिकल डिमांड। तो मेरे ख्याल से टाइमली करेक्शन है। एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगले हफ्ते देखें तो थोड़ा सा जॉब मार्केट का डेटा भी और इम्प्रूव होने वाला है यूएस का। दूसरी चीज़ है जीडीपी, यूएस ड्यूरेबल गुड्स, ये डेटा आने वाले हैं और ये इंप्रूव होके आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस पे भी यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। एक बार मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट में 46,500 700 तक के जो लेवल्स हैं, यहाँ पे हम एक बार आते हुए देख सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है, तो करेक्शन पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक क्विक यहाँ पे जंप आना चाहिए। 48,500 तक का जो जंप है वो यहाँ पे आना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार $18-20 तक के जो लेवल्स है वो आने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये जो करेक्शन है बहुत टाइमली आया है और यहाँ पे जो डिटेल पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे काफी बढ़ेगा। डिटेल पार्टिसिपेशन फॉर श्योर यहाँ पर वापस आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाजार खुल रहे हैं और भाव यहाँ पर काफी ल्यूक्रेटिव हो चले हैं। तो सोने में तो हमने सुना कि 46,500 700 तक का एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। चांदी में धर्मेश, आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी 70,000 बड़ी इजीली टूटते हुए कल नजर आए हैं, यहाँ पर क्या सपोर्ट लेवल्स? देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी एज सच अगर देखिए कंपैरेटिवली बेस मेटल बुलियन में जो सोना है वो जो ऊंचाई पे है, कंपैरेटिवली चांदी अब तक 50% भी ब्रेक नहीं किया है। जो चांदी की जो हाई है वो ऑलमोस्ट $50 है। अगर आप देखें कंटिन्यूसली $25 से $30 ये रेंज में कंटिन्यूसली लास्ट एक साल से घूम रहा है। मार्केट में जो बाइंग आ रही है डाउन साइड, डोमेस्टिक मार्केट की बात करें रुपए के चलते, तो अराउंड 65,000 के लेवल्स पे फिर से मार्केट जंप करता है, 70-72 हजार तक जाता है, फिर से मार्केट रुक जाता है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह बेस मेटल में सेल ऑफ आया था, उस कारणवश आपको चांदी में ऑलमोस्ट 8-9% की सेल ऑफ देखने मिल रही है ऊपरी स्तरों पर। बट अगेन ये एक अच्छी बेट बाइंग है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक शॉर्ट रिकवरी आ सकती है, वीकेंड भी है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे फिर से आप निवेश करके चल सकते हैं, स्पेकुलेटिव बाइंग भी कर सकते हैं इसमें। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 68,800 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। तो मैं चांदी में अभी भी बाइंग रहूंगा, बट जो लंबी तेजी है, जो एकदम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में जो तेजी आएगी, वो $30 के ब्रेकआउट भी आएगी। जब तक मार्केट बड़ी $30 ब्रेक नहीं करता, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड होता रहेगा। खरीदारी की राय यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही फिलहाल निकलती हुई नजर आ रही है। हेल्दी करेक्शन इसे माना जा रहा है, लेकिन आप निचले स्तरों के लिए और भी यहाँ पर तैयार रहें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन करंट स्तरों पर अपनी खरीदारी शुरू कर सकते हैं। कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा ब्यौरा यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स, ग्लोबल इम्पैक्ट सभी के ऊपर देने के लिए।
गोल्ड स्पॉट्स पे आगे बढ़ते हैं और अब बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कर लेते हैं, जहां पर कच्चे तेल के भाव में भी हमने हल्की सी मुनाफा वसूली आते हुए देखी, लेकिन उतनी नहीं जितनी बाकी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में मिली। धर्मेश, कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि इवन एज 2-3% की गिरावट है उसके बावजूद भी $70 के ऊपर यहाँ पर भाव कायम। देखिए, तेल में अगेन फंडामेंटली मैं काफी बुलिश हूँ। मैं लास्ट टाइम से यही कर रहा हूँ, लास्ट 1-1.5 महीने से, कि मार्केट में यहाँ पे लंबी तेजी आ सकती है। दो कारण है। सबसे पहला कारण है सप्लाई कंस्ट्रेंट और दूसरा कारण है एंटिसिपेशन के जैसे लॉकडाउन खुलेगा काफी हाई डिमांड आ सकती है मार्केट में। तो अभी भी सप्लाई इन्होंने कर्व करके रखा है, ओपेक नॉन ओपेक कंट्री बोथ साइड में। रुपए की बात करें तो रुपए वीकनेस के कारण डोमेस्टिक मार्केट में आपको इतनी गिरावट देखने नहीं मिल रही है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपया 75 के ऊपरी स्तर पर शीघ्र ही चला जाएगा। तो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अराउंड 5,300 5,400 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। आगे के 6 महीने सारे कॉन्टेंगो में है। ठंडी आने से मार्केट में और स्पाइक हो सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। जब तक मार्केट $65 एज सच मार्केट ने बेस बना के रखा है, ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होगा, तब तक लंबी तेजी रहेगी मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अराउंड 4,800 4,700 के लेवल पे इंस्टेंट मार्केट सस्टेन होता है, फिर से मार्केट 5,500 की तरफ चले जाता है। तो अभी मार्केट अप कर्व में है, बेली कर्व अप है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप कच्चे तेल में रखिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कच्चे तेल में यहाँ पर जारी रखनी चाहिए। ये एक इकलौता ऐसा सेक्टर है जहां पर हमने इतनी ज्यादा मुनाफा वसूली नहीं आते हुए देखी, लेकिन वो सारे फंडामेंटल्स जिसकी बात हुई अभी वो पॉजिटिव हैं। जो सेक्टर जिसने यहाँ पर भारी मुनाफा वसूली देखी है सोने चांदी के बाद, वो है मेटल्स। करीबन 3 से 4.5% की गिरावट कल हमने यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन में आते हुए देखी, और काफी ज्यादा ये जो मेटल्स हैं अपने हाई से करीबन 7 से 15% तक अब यहाँ पर टूट चुके हैं। एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए तो 2 हफ्ते के लोज पर है, निकल 3 हफ्ते के लोज पर है, कॉपर 2 महीने के लोज पर है। कॉपर में हमने 700 के स्तर भी यहाँ पर टूटते हुए देखे हैं। कल की 3 से 4% की गिरावट के बाद हल्की सी मुनाफा या फिर अपॉर्चुनिटी बाइंग कहें तो वो हम जरूर आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने लोज के बहुत करीब। कैसे देखती हैं वंदना आप मेटल्स एज अ पैक को, और यहाँ पर अगर किसी को कोई नया निवेश करना हो तो किस तरफ? मनीषा, मुझे लग रहा है कि चाहे मेटल्स हो या क्रूड हो, ये जो करेक्शन आया है ये इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। और रैदर ये जो रैली थी स्कैरी थी, क्योंकि 2019 में भी देखे तो एक स्लोडाउन का समय था वो। उसके बाद 20 में यहाँ पे पेंडेमिक हिट किया, और अभी भी 2019 के एट पार हमारा कंजम्पशन आया नहीं था, लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से प्राइसेस ऊपर थे। तो जस्टिफाइड ये रैली बहुत ज्यादा नहीं थी। यहाँ पे एक करेक्शन आना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। बेस मेटल काउंटर में मुझे लग रहा है कि जो एल्यूमिनियम है, क्योंकि क्रूड से काफी अच्छा कोरिलेशन है इसका, और एल्यूमिनियम में बहुत ज्यादा डिप आते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। ये कमोडिटी बहुत संभली हुई है। मुझे लग रहा है कि जल्दी इसमें हम 200 का मूव आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर में, मुझे लग रहा है कि कॉपर में शार्प मूव आनी चाहिए, जितना हम लोगों ने फॉल आते हुए देखा है। मुझे लग रहा है कि 725 730 तक का जो अपसाइड है वो हम यहाँ पे हो सकता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही आते हुए देखें। तो 2 कमोडिटी मुझे स्ट्रांग लग रही है, और मुझे लग रहा है कि अभी जो करेक्शन आया है ये एक्चुअल डिमांड को बढ़ाएंगे, और जो इकोनॉमी का एक्सपेंशन फेज है इसमें ये इनपुट कॉस्ट को कम करेंगे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो 2021 का जो ट्रेंड था, तो बेस मेटल में जो रैली आई थी ये ETF ड्रिवन भी बहुत ज्यादा थी। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट डिमांड वहां से भी हटा है, और फिजिकल डिमांड अब यहाँ पे रैली को ड्राइव करेगा रेस्ट ऑफ 2021 सेकेंड हाफ में। और मुझे लग रहा है कि बाइंग फिर से आएगी, और जो सबसे तेज कमोडिटी मुझे फिलहाल लग रही है वो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एल्यूमिनियम रहेगा, लॉन्ग टर्म में कॉपर और निकल हो सकती है। पॉइंट टेकन, यानी कि जो स्पेकुलेटिव फ्रॉथ है बाजार का वो निकल गया है। अब जो एक्चुअल डिमांड रिकवरी हम ऑन ग्राउंड आता हुआ देखेंगे, उसका फायदा यहाँ पर मेटल्स उठाएंगे। धर्मेश, एक बहुत बड़ा क्यू या फिर फंडामेंटल यहाँ पर करेंसीज की तरफ से आता हुआ नजर आया है। काफी हद तक जो ये गिरावट आई है टेपर टैंट्रम्स की तो है ही, लेकिन डॉलर में जिस तरह का मूव है वहां से भी है। डॉलर को, रुपए को अब यहाँ से आगे किस तरह के रेंज बनता हुआ आप देखेंगे? देखिए, डॉलर की बात करें तो मैं डॉलर में काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरह कच्चा तेल फॉर्म हो रहा है और इन्फ्लेशन को कर्व कर रहे हैं, डेटास काफी पॉजिटिव आ रहे हैं यूएस के, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर आगे चल के काफी स्ट्रांग हो सकता है। अगर आप डॉलर की लास्ट 1 साल की चाल देखें तो ये 100 से 88 85 और वापस से मार्केट बाउंस कर रहा है। तो अभी ये 92 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट आ चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 93 से 95 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं डॉलर में। और डॉलर अगर फॉर्म हुआ तो आपको करेंसी में हैमरिंग देखने मिल सकती है। रुपए की बात करें तो रुपया फिर से 75 के लेवल्स पे आपको शीघ्र ही देखने मिल सकता है। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सेल ऑफ, मेजर सेल ऑफ आपको देखने मिला यूरोपियन मार्केट और स्टर्लिंग में देखने मिल सकता है। तो इस कारणवश आपको कमोडिटी में भी शायद आपको सेल ऑफ देख सकते हैं। चाइना का भी अगर देखें तो युवान मार्केट काफी वीक हो चुका है कंपैरेटिवली। तो ओवरऑल सारे जो करेंसीज है, मेजर करेंसीज अभी डॉलर के सामने वीक होंगे।
तो ये करेंसी का मूव है, ये महीने पूरे आप करेंसी के मूव देख सकते हैं। उसके बाद में फिर से आप देखिए कमोडिटी मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल आ सकती है। ऑलराइट, तो वो सारे मेजर क्यूज हैं आपको देखने के लिए। ऑफ कोर्स आज फ्राइडे है, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अगले हफ्ते की अगर आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी है। धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, वो तमाम कमोडिटीज़ पर बात करने के लिए। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक। जब लौटेंगे तो बात करेंगे मॉनसून की, बुआई की, सॉफ्ट कमोडिटीज़ में क्या ट्रेंड्स हैं, वहाँ पर लेकर आएंगे स्ट्रैटेजीज। मॉनसून की अगर बात करें तो अब तक 33% एक्सेस आईएमडी की तरफ से बताया जाता है। और अगर हम खरीफ की बुआई की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 38% ज़्यादा है और 2019 के मुकाबले करीबन 24% ज़्यादा है। इसका कितना फ़ायदा यहाँ पर फसल को होगा और भावों को होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन जुड़े हैं। सिराज जी नमस्कार। ऑफ कोर्स जिस तरह से एग्री कमोडिटी प्राइसेस हमने मूवमेंट आते हुए देखी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो कुछ गिरावट है ही, और जिस तरह से भारतीय बाजारों में अब फंडामेंटल्स देखने लगे हैं उसका भी कुछ फायदा यहाँ पर है। फूड इन्फ्लेशन काफी हाई हमने आते हुए देखी है मई के महीने में। आपको लगता है जो अब फंडामेंटल्स इकट्ठे हो रहे हैं उसका कुछ फायदा इस सेक्टर को मिल पाएगा? अभी तक जो मानसून की प्रोग्रेस है वो उम्मीदों से बेहतर है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि रीजन में बारिश कम होती है, जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है या मध्य प्रदेश का रीजन है, तो वहां पर भी अच्छी बारिश हुई है। ये बहुत ही अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि सोइंग ऑपरेशन बहुत तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है तो अब वो पूरी तरह से रिपोर्ट्स में कैप्चर नहीं हो पाती है बात, क्योंकि जो होलसेल इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, देखिए वेजिटेबल्स -9%, ये कहीं इंडिया इसको ठीक से कैप्चर नहीं कर रहा है। सीजर्स में होलसेल प्राइसेस माइनस में चल रहे हैं, आलू के प्राइसेस 28% माइनस में चल रहे हैं। तो यानी कि किसानों को तो अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा है। अब ये फूड इन्फ्लेशन आ रहा है, ये बेसिकली डबल ऑयल की वजह से आ रहा है और कुछ कंट्रीब्यूशन प्रोसेस का है। सिराज जी, आपकी लाइन बहुत क्लियर नहीं है, आपसे फिर संपर्क करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन जो सिराज जी कह रहे थे, अगर मैंने वो सही सुना तो वो यही कह रहे थे कि इन्फ्लेशन सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन एज ऑफ नाउ जो स्थिति बाजार में है वो पॉजिटिव नजर आती है एग्री सेक्टर के लिए। आप कैसे देखती हैं वंदना, और आपकी टॉपिक्स यहाँ पर फिलहाल एग्रीकल्चर स्पेस में क्या होंगी? जी मनीषा, देखिए कि जैसे मेटल्स एनर्जी में भी हम लोगों ने करेक्शन आते हुए देखा। यहाँ पे देखें तो इंटायर जो कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे करेक्शन फेज में है और ट्रिगर्स अपने आप लग रहा है कि मिलते जा रहे हैं, चाहे वो सीजनल हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट के हो। यहाँ पे खरीफ की सोइंग, नॉर्मल मानसून, एक जो बढ़ता हुआ एकरेज है ये भी एक करेक्शन दे रहा है। और सप्लाई साइड जो है मंडी के खुलने के साथ यहाँ पे काफी स्ट्रांग हुआ है। एक्सपोर्ट्स अभी थोड़े से स्ट्रांग होने हैं अभी, और इंटरनेशनल मार्केट में भी फॉल आते हुए हम लोगों ने देखा है। तो मेरे ख्याल से एक करेक्शन फेज जो है, चाहे वो ऑयल सीड्स काउंटर हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, यहाँ पे थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है। एक कमोडिटी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है जिसने अपना अपटर्न लिया है यहाँ पे, और काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद। तो इतने लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद जो अपसाइड आएगा वो भी स्ट्रांग आएगा, और वो कमोडिटी यहाँ पे मुझे मेंथा लग रही है। मेंथा में मैं यहाँ पे फिर से बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 990 के लेवल पे भी अगर हम बाई करते हैं तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि 1050 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। स्टॉप लॉस 960 रुपए का यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी कमोडिटी है कॉटन। कॉटन कॉम्प्लेक्स में मुझे लग रहा है कि अभी जो करेक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए यहाँ पे, और वीक ट्रिगर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से। इंडियन का जो पैरिटी थी वो भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड में हम रह सकते हैं। 23,675 के लेवल पे भी सेलिंग करें तो 23,400 तक के जो भाव है वो यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 23,750 रुपए का। सिराज जी हमारे साथ यहाँ पर फिर जुड़े हैं। सिराज जी, तो अब यहाँ पर क्या देखना चाहिए आगे जाके बाजारों को? अंतर्राष्ट्रीय क्यूज देखें, रुपए में जो डेप्रिसिएशन है उस पर नजर रखें, मॉनसून, बुआई, काफी कुछ है, और इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस भी खुल रही हैं। तो एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर को अब आगे किस पर नजर रखने की जरूरत है? मुझे लगता है कि जैसे मॉनसून की अच्छी प्रोग्रेस की तो हम ये उम्मीद है कि रेट और कम होंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके व्यूअर्स तो जब रेट बढ़ते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं इन्वेस्टर्स। मैं समझता हूँ कि मॉडरेट रहेगा।
ऑल राइट सिराज जी, आपसे बात क्लियर नहीं हो पा रही है। क्लियरली मानसून का समय है, आई एम अज्यूमिंग दिल्ली में बारिश हो रही है, बॉम्बे में तो यहाँ पर हो ही रही है, लेकिन आपसे फिर आगे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत। आगे लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।